इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। बस बच्चों हो गया, थोड़ा सा रह गया है। सर बिजनेस मैनेजमेंट में क्या है इंपॉर्टेंस है स्टैटिक्स की? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में स्टैटिकल डाटा के थ्रू क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में स्टैटिकल डाटा के थ्रू क्वालिटी कंट्रोल, और सर इन्वेंट्री कंट्रोल, और प्रोडक्शन लेवल एटसेट्रा। इन सब की बातें वो लोग एक स्टैटिकल डाटा के थ्रू करते हैं। अच्छा सर, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं बच्चों? वो लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारा सिलेबस मार्केट रिसर्च ये सब आप बीकॉम में पढ़ोगे आगे, अगले सेमेस्टर में। अगले मीन्स सेकेंड थर्ड या किसी न किसी सेमेस्टर में होगा जरूर। मार्केट सेगमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारी बातें आप लोग स्टैटिकल डाटा के थ्रू पढ़ोगे। अच्छा सर, तो बच्चों कितना उत्पादन होना है, कैसे उत्पादन होना है, कैसा उत्पादन होना है, कैसे और कैसा और कितना, क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी, इन्वेंट्री कितना हम लोगों को रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए, और प्रोडक्शन कितना करना होगा, ये सारी बातें आप लोग एज ए एक स्टैटिकल डाटा के थ्रू कर पाओगे। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप लोग पहले मार्केटिंग की रिसर्च करते हो कि सबसे ज़्यादा कितना हमारा रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का। फिर उसको विभिन्न मार्केट में डिवाइड करते हो, रिटेल, होलसेल, उसके बाद प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करते हो। फिर कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, हमारा प्रोडक्ट कौन सा कंज्यूमर ज़्यादा खरीद रहा है, इसको भी आप पहले जांचते हो। अच्छा सर, और क्या? पर्सोनल मैनेजमेंट। बच्चों आप प्रोडक्शन का हिसाब रखोगे, मार्केटिंग का रखोगे, अपने कर्मचारियों का नहीं रखोगे? सर रखेंगे ना। तो कौन सा कर्मचारी हमारे लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, उनको कितनी सैलरी दें, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे स्टैटिकल डाटा के थ्रू ही जान सकते हैं। तो सर, और सर फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस तो हमारे बिजनेस का ब्लड है। हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कितना फाइनेंस जरूरी है, कितना फाइनेंस चाहिए, ये सारी बातें आप लोग एक स्टैटिकल डाटा के थ्रू कर सकते हो। अच्छा सर, और फिर आपने अगर फाइनेंस को अरेंज कर लिया है, फिर कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे, ये सारी चीजें आपको स्टैटिकल डाटा के थ्रू ही मिलेंगी। एक बात बताओ, 1 लाख रुपए अगर हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में जमा कर दें, 7% हमको इंटरेस्ट मिलता है। हाँ सर मिलता है। पर अगर वही पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट कर दें और हमको 5% ही रिटर्न मिल रहा है, तो बताओ बैंक में जमा करना ज्यादा अच्छा है या इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है? बैंक में तो रिस्क भी नहीं है, वहां पे रिस्क है। तो बैंक में जमा करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको वहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है और मेरा पैसा भी सेफ है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 20% रिटर्न मिल रहा है, पर शर्त ये है कि पैसे जाने का भी खतरा उतना ही है। अच्छा, तब आप क्या करोगे? सोचोगे, एनालिसिस करोगे। कैसे करोगे कि कितने लोगों का पैसा डूबा, कौन कौन सी स्थितियों में पैसा डूब जाता है, ये सारी बातें आप स्टैटिकल डाटा के थ्रू ही जान पाओगे। अच्छा सर, हाँ बच्चों, और सर अकाउंटिंग में फिर हम लोग क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें। अकाउंटिंग में हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं। बच्चों ऐसा कोई एग्जाम नहीं
कॉमर्स का, जहां पर ये ना आ जाए। हर जगह रेशियो एनालिसिस मिल जाएगा आपको, वेरिएंस एनालिसिस मिल जाएगा। हाँ, आपके बीकॉम के सिलेबस में भी है, और अच्छी बात ये है कि ये आपके एमकॉम के भी सिलेबस में है। अच्छा सर। हाँ बच्चों, आज समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो बच्चों, ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स की। सर, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स ये क्या है सर? तो बच्चों, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टैटिक्स की लिमिटेशंस हैं, मतलब स्टैटिक्स की पावर्स कहां पर आकर कम पड़ जाती हैं। अच्छा सर, देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 1, स्टैटिक्स स्टडीज ओनली द क्वांटिटेटिव फैक्ट एंड डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। बच्चों, मैंने पहले भी बताया आपको कि स्टैटिक्स केवल क्वांटिटेटिव फैक्ट की ही बात कर सकता है। जैसे क्वांटिटेटिव फैक्ट कौन कौन से होते हैं? जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, इसमें इन नंबर्स। अच्छा सर, पर इसमें आप क्वालिटेटिव फिनोमिना को एनालाइज नहीं कर सकते। तो क्या, कौन से क्वालिटेटिव? जैसे लव, होनेस्टी। अच्छा सर, मतलब ये कि जिन चीजों को आप माप नहीं सकते नंबर्स में, उनकी बात आप स्टैटिक्स में नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप, हाँ, आप एज की बात कर सकते हो, आप इनकम की बात कर सकते हो, आप एक्सपेंस की बात कर सकते हो, आप और भी सारा डाटा जो आप नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हो, सबकी बात कर सकते हो। पर जिनको आप नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप उनकी बात स्टैटिक्स में नहीं कर सकते। अच्छा सर, फिर सेकेंड पॉइंट का है, स्टैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। स्टैटिक्स जो है वो एग्रीगेट की बात करता है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर सकता। जैसे आपको मैंने बताया किसी एक व्यक्ति की इनकम, उसके एक्सपेंसेस, तो स्टैटिक्स किसी एक व्यक्ति की इनकम या एक्सपेंसेस को जानकर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक्स को कम से कम दो व्यक्तियों का डाटा चाहिए होगा, जिससे वो आपस में दोनों को कंपेयर कर सके और आपको ये बता सके कि इन दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है। यानी स्टैटिक्स को क्या चाहिए? एग्रीगेट चाहिए, एक से ज्यादा लोगों का इकट्ठा डाटा चाहिए। इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता है स्टैटिक्स। अच्छा सर। सर, थर्ड क्या है? स्टैटिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। बच्चों, स्टैटिक्स के जो भी लॉ हैं वो हमेशा एवरेज में ही सही होते हैं, इंडिविजुअली कभी भी सही नहीं होते हैं। सर कैसे? सर एग्जांपल बता दो सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। देखो बच्चों, मैं आपसे कहूं, भारत में औसत व्यक्ति की आयु 68 वर्ष है। मतलब ये सभी की आयु को जोड़ा गया होगा, या उनमें से किसी के कुछ के सैंपल लेकर जोड़ा गया होगा और उनकी संख्या होगा, तब ये एवरेज आयु निकल के आई। स्टैटिकल लॉ जो होते हैं वो एवरेज में तो सही होते हैं, पर वास्तविकता में देखो तो क्या भारत में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 68 वर्ष ही है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। कोई 50 वर्ष का है, कोई 10 वर्ष का है, कोई एक दिन का है, कोई 80 वर्ष का है। यानी सबकी आयु डिफरेंट डिफरेंट है। पर इन सबका या इनके इन सारी पॉपुलेशन से किसी सैंपल का मैंने एक डाटा कलेक्ट किया और उसको एवरेज निकाला, तो एवरेज ही मेरा सही होगा। स्टैटिकल लॉ एवरेज में सही होते हैं। हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आया। और देखो बच्चों, देयर इज ए लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में कभी भी
जो कंक्लूजन आपको मिलता है, जो कंक्लूजन आपको मिलता है वो कभी भी 100% या 100% सही नहीं होगा। वो 99% या 99.99% सही तो हो सकता है, चांस है इसके सही होने के 99.99%, पर 100% कभी भी सही नहीं हो सकता। अच्छा सर, हाँ बच्चों, और सर क्या है, प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिक्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सपर्ट। अगर आप स्टैटिक्स का प्रॉपर यूज करना चाहते हो तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ही। बिना एक्सपर्ट के आप स्टैटिक्स का परफेक्ट यूज कभी नहीं कर पाओगे। अच्छा सर, और सर क्या, statistical method is not the only method of study a problem. Statistical method अकेले मेथड नहीं है जिनका आप किसी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए यूज करो, और भी बहुत से सोल्यूशन हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। अच्छा सर, ये बात तो नहीं समझ में आई सर, इसके बारे में कुछ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान केवल स्टैटिकल मेथड से ही निकल सकता हो, और भी बहुत सी विधियां हैं। आप स्टैटिक्स के बाहर भी जाओ तो हर प्रॉब्लम का समाधान है स्टैटिक्स को छोड़कर भी। अच्छा सर, हाँ बच्चों, पर हम तो यहाँ पे बात स्टैटिक्स की ही कर रहे हैं, तो स्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।